नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। इस समय की बड़ी खबर आ रही है डोमिनिका से, जहां जो सुनवाई जारी है मेहुल चोकसी को लेकर। मेहुल चोकसी को लगा है बड़ा झटका। कोर्ट में डोमिनिका सरकार ने कहा है कि मेहुल चोकसी को भारत को सौंपा जाए। कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए डोमिनिका सरकार ने कहा कि चोकसी की याचिका को सुना नहीं जाए, उसकी याचिका वैध नहीं है। ये कितना बड़ा हो सकता है इस पूरे मामले में, और मेहुल चोकसी जो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से भारत ना आ पाए, जहां पर वो घोटाला करके भागा है, उसके लिए ये झटका कितना बड़ा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनीश पांडे इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुनीश, डोमिनिका सरकार का ये कह देना कि ये याचिका वैध नहीं है और इसे सुना नहीं जाए, सीधा रास्ता अब कहां की ओर जा रहा है? जी देखिए श्वेता, कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो डोमिनिकन कोर्ट ने अभी ये डोमिनिका के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कोर्ट को ये जो बात कही है, इससे पूरा का पूरा मामला पलट गया है। दो बातें यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हैं। डोमिनिका के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, यानी कि सरकारी वकील जो डोमिनिका के हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सबसे पहले मेहुल चोकसी को हिंदुस्तान वापस भेज देना चाहिए, उसको डिपोर्ट कर देना चाहिए, यानी कि एक्स्ट्राडिशन का जो पूरा मसला होता है उसे उन्होंने खत्म कर दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा हुआ है कि मेहुल चोकसी ने जो याचिका दायर की है वो पूरी तरह से अमान्य है। क्यों अमान्य है? जब मैंने लोगों से बात की तो पता चला कि उन्होंने ये साफ तौर पे कहा हुआ है कि दरअसल मेहुल चोकसी तो उनके देश का नागरिक है नहीं, इसके लिए जो बार बार दुहाई दे रहा है कि उसके जो मानवीय अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, वो बात यहाँ पर सामने आ ही नहीं रही है। मसला यहाँ पर सिर्फ फंसा हुआ है कि क्या वो देश में गैर कानूनी तरीके से आया है, नहीं आया, उसके पास न पासपोर्ट है न वीजा है, तो वो गैर कानूनी तरीके से आया हुआ है, वो इस बात को साबित कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा हुआ है चूंकि उनके देश का नागरिक नहीं है, इसके लिए उसकी जो याचिका है उसमें सुनवाई नहीं करनी चाहिए। और तीसरी और सबसे अहम जो बात है वो यह है कि मेहुल चोकसी को डोमिनिका के सरकारी वकील ने कहा है, डोमिनिका की हाई कोर्ट को, कि मेहुल चोकसी को सीधा हिंदुस्तान में डिपोर्ट कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये पूरे मामले को पलट सकता है श्वेता, क्योंकि लगातार हिंदुस्तान इस बात को कह रहा था कि मेहुल चोकसी एक भगोड़ा है, 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है, इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस है और वो भारत का नागरिक है। अगर वो किसी देश में गैरकानूनी तरीके से पकड़ा गया है तो उसे हिंदुस्तान वापस लाना चाहिए। और कहीं ना कहीं पिछले 4-5 दिनों में जो हिंदुस्तान के 8 अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, जिसमें कि सीबीआई के अधिकारी थे, एक पूरी तरीके से लीगल स्ट्रेटेजी थी। लीगल स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में डोमिनिका के सरकारी वकीलों से बात किया था। आज तक ने दोपहर में इस खबर को ब्रेक कर दिया था कि डोमिनिका के जो सरकारी वकील रहेंगे वो भारत का पक्ष रखेंगे। और कहीं ना कहीं ये खबरें भी सही हो रही हैं और भारत के लिए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जीत की तरफ ये दिख रहा है कि जो डोमिनिका के सरकारी वकील है, यानी कि डोमिनिका की सरकार जो है वो कह रही है डोमिनिका की हाई कोर्ट से कि इस शख्स को, मेहुल चोकसी को, हिंदुस्तान वापस भेज देना चाहिए। नहीं, सीधे तौर पर यह आम एक कोई ऐसा मामला नहीं था जहां पर एक घोटालेबाज के लिए सुनवाई हो रही हो, बल्कि यहां पर कूटनीति बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हो गई। और भारत के लिए जिस तरीके से चाहे नीरव मोदी को वापस लाना हो या फिर मेहुल चोकसी को वापस लेकर हिंदुस्तान आना हो, ताकि इंसाफ हो सके उन सभी लोगों के साथ जो इस घोटाले की वजह से आज यहां पर उस पैसे के लिए तड़पते हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें यहां पर मुनीश, तो बड़ी बात तो यह हो जाती थी कि एंटीगा का नागरिक है या हिंदुस्तान का नागरिक है, और मेहुल चोकसी की तरफ से, उसके वकील की तरफ से इसी बात को लेकर साबित करने का प्रयास किया जाता। लेकिन बात यह है कि अभी डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई चल रही है और वहां पर अगर सरकार यह कह देती है कि यह भारत का नागरिक है, तो एक बहुत बड़ी जो दलील है जो मेहुल चोकसी की तरफ से दी जानी है, वो औंधे मुंह गिरती है। जी बिल्कुल। और जो आपने पहली बात कही उसमें देखिए कूटनीति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें किसी का भी अगर प्रत्यर्पण होता है या डिपोर्टेशन होता है, बिना कूटनीति के कोई भी मसला हल नहीं होता, चाहे वो किसी भी देश से लाना हो। और हमें पता है कि फरवरी के महीने में जब डोमिनिका की हालत कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा खराब थी, तो उस वक्त भारत सरकार ने मदद किया था और वहां के प्रधानमंत्री ने खुद, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक थैंक यू नोट लिखा था और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आपने इस मुसीबत से हमें बचाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कूटनीति अपने चरम पर है और इसीलिए सरकार भी शायद से वहां पर मदद कर रही है। लेकिन यहाँ पर कानून को भी देखना पड़ेगा। अगर कानून की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले जो वकील है मेहुल चोकसी के, लगभग 7 से 8 वकील हैं, ऐसी मुझे जानकारी है। एंटीगा के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल को भी मेहुल चोकसी ने मतलब उनको अपने पेरोल पर रखा हुआ है। वो खुद वहां पर डोमिनिका में पहुंचे हुए हैं। 7 से 8 वकील खुद डोमिनिका में है, जो वहां के सबसे टॉप लॉयर हैं। इसके अलावा 4 वकील इस बात को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम जरा दर्शकों को सुना देते हैं कि मेहुल चोकसी के वकील इस समय क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर।
how will he be deported, where he will be sent, all these are not the question before the court. So all these Indian team going and having a jet and everything, so I wish them happy vacations. So that is not the consideration, they are not even a party. Okay. And sir, also what will be the upcoming, or what will be the next action course of both the things? It would only depend upon the outcome of the court today. Okay, thank you sir. Thank you. How will he be deported, whether Dominican police has the right to keep him in custody or not? How will he be deported, where he will be sent, all these are not the question before the court. So all these Indian team going and having a jet and everything, so I wish them happy vacations. So that is not the consideration, they are not even a party. Okay. And sir, also what will be the upcoming, or what will be the next action course of both the things? It would only depend upon the outcome of the court today. Okay, thank you sir. Thank you. तो मेहुल चौकसी के वकीलों की लंबी चौड़ी फौज है, ये हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं। और देखिए, वकील को अति आत्मविश्वास है कि चाहे भारत की तरफ से वहां पर जेट क्यों न लगी रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं उन्हें हैप्पी वेकेशन विश करता हूं कि वो छुट्टियां मनाकर वहां से लौट आए, क्योंकि मेहुल चौकसी के मामले में भारत कोई पार्टी ही नहीं है। लेकिन डोमिनिका में वहां की सरकार ने अदालत में ये कहा है कि इस पूरे मामले में वैध नहीं है याचिका मेहुल चौकसी की और उसे भारत को ही सौंप देना चाहिए। अब क्या रुख होगा वहां की अदालत का, ये कुछ देर में हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। मेहुल चौकसी की बेचैनी को इस बात से समझा जा सकता है कि कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले उसके परिवार के लोग भी सामने आने लगे, जो अब तक चुप थे। मेहुल चौकसी की पत्नी ने कहा कि चौकसी एंटीगा का नागरिक है और उसे डोमिनिका से एंटीगा ही डिपोर्ट किया जाना चाहिए। चौकसी के बचाव में उसकी पत्नी ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। तो मेहुल चौकसी के खिलाफ इस वक्त डोमिनिका में सुनवाई चल रही है और उनकी पत्नी प्रीति चौकसी इस वक्त आज तक पर लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रीति जी, आप अपने पति के बचाव में तो जरूर आ रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान के नजरिए से 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले में वो फिलहाल भारत से भगोड़े माने जा रहे हैं। इंडिया की एजेंसियां उनके पैन कार्ड, उनके तमाम जो दस्तावेज हैं लेकर वहां पर पहुंची हैं। भारत का नागरिक है, कानून का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सही नहीं है? अंजना जी, my Hindi is not so good. Claire, forgive me, but the point is कि मेरे husband ने कोर्ट में भी बोला है, इंडियन कोर्ट में, because his health does not permit him to travel so far. He will meet all the agency people. They may come here and question him. और उनको नहीं तो वीडियो से करना है तो कर सकते हैं। ये 2019 की बात है। The agencies refused. लेकिन इंडिया में आना क्यों नहीं? अभी भी जब वो डोमिनिका गए, बोट से शायद गए, और वहां पर आरोप यही है ना जिसकी सुनवाई हो रही है कि अवैध तरीके से वो वहां पर पहुंच गए, बोट से घूमने। गए नहीं है अंशना जी, वो गए नहीं है। He was kidnapped. अच्छा, उनको घर से किडनैप करके ले जाया गया है? घर से किडनैप नहीं किया है, घर से वो निकले डिनर पे जाने के लिए, और वो जो एक बाबरा करके लड़की है वो डिनर में ज्वाइन करने वाली थी, एंड वहां से उसने बोला 1 मिनट, आप वो पिकअप करने के लिए गए। 5:10 को यहाँ घर से निकले हैं, एंड वहां पे उनको बोला 1 मिनट आप आइए, मेरे को आपको कुछ दिखाना है। वो कुछ हाउस रेनोवेशन करती थी, एंड ही वेंट इन, दोनों बाजू के दरवाजे खुले थे, एंड वहां से उनको किडनैप किया। कौन थी ये लड़की? कोई बाबरा नेम्ड लड़की है। आप जो इमेजेस रन करते हैं वो गलत है, वो लड़की नहीं है। अच्छा, तो उनके साथ डिनर करने वाले थे, तो आप तो जानती होंगी वो कौन है? नहीं, आई हैव नॉट मेट हर। वो एंटीगा में अगस्त में आई थी, एक वीक के लिए। हमारे बाजू में वो और उसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने घर लिया था, रेंट किया था अपार्टमेंट 1 वीक के लिए, 2 अगस्त से 7 अगस्त तक। उसके बाद वो अप्रैल में आई थी 1 वीक के लिए, एंड देन अभी आई है। तो नहीं, वो दूसरे के यहाँ डिनर के लिए जा सकते हैं, तब तो तबीयत तो उनकी ठीक ही होगी ना। हिंदुस्तान में आकर कानून का सामना क्यों नहीं? इससे भागने की क्या जरूरत है? Are you saying कि it is not correct to eat and drink? I think
That is wrong. नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि I अगर ये think, सब कर पा it रहे is हैं तो not फिर correct. हेल्दी है ना, और अगर हेल्दी है तो Madam, उनको इंडिया में madam, आके एक minute. कानून का सामना करना चाहिए। Madam, this is to get to India is he has to fly, which his lungs cannot take and his heart cannot take. He has a running clot. Medical reports have been given. He has offered to talk to the agencies in person, face to face in Antigua. But it has been declined in court. अच्छा, आप ये बताइए कि अब तो एंटीगा की भी सरकार साथ देने को तैयार नहीं है। उन्होंने एफिडेविट दाखिल करके कह दिया है कि इसको इंडिया ले जाइए। आई एम नॉट अवेयर के एफिडेविट वो लोग ने दाखिल किया है कि नहीं, लेकिन आई बिलीव के एंटीगा की आई डू नॉट नो अबाउट दिस एफिडेविट यू आर सेइंग, बट आई नो एज पर लॉ ही इज एन एंटीगन सिटीजन and the Antiguan government should be fighting to have him back home. लेकिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर तो खुलकर कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में ऐसे क्रिमिनल चार्जेस उन पर हैं तो उनको हिंदुस्तान भेजा जाना चाहिए। I think कोई alleged crime या alleged कुछ भी है उसके लिए कोई ऑटोमेटिकली कैंगरू कोर्ट्स तो है नहीं इंडिया में, कैंगरू देश तो है नहीं इंडिया, तो क्रिमिनल कैसे बोल सकते हैं? अलेज्ड बताया, बोलिए। और क्रिमिनल चार्जेस बोला मैंने। मिनिस्टर का जो वर्ड्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल का रिपोर्टिंग, नॉट पर्सनली, नॉट यू पर्सनली, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। एंड ऑल्सो आई फील दैट वी एज अ फैमिली आर deeply anguished at the comments made by the Antiguan Prime Minister, and we pray that the whole Antiguan cabinet understands how much hurt and pain they are causing and how much fear. If you are an Antiguan citizen, you do not have rights. बट आपकी लड़ाई तो देखिए प्रीति जी एक व्यक्ति और उसके इर्द गिर्द है, पर ये सोचिए कि पीएनबी घोटाला इतना बड़ा था, हिंदुस्तान में कितने लोग उस घोटाले की सुनवाई और उसके निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए सिंपल भाषा में आपको समझा देती हूँ, एवरीवन इज वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ जस्टिस। एक आदमी बनाम कई लोगों के लिए जस्टिस। जी अंजना जी, मैं एक सिंपल चीज बोलती हूँ, जो आदमी इज विलिंग टू सबमिट हिमसेल्फ टू इंटरव्यूज विद द एजेंसीज, इजंट दैट द फर्स्ट स्टेप? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कौन सा इन्वेस्टिगेशन होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आप कोई किसी मामले की सुनवाई कर सकते हैं। पर्सनली आइए, एक व्यक्ति के लिए यहाँ की एजेंसियां जा जाकर वहां पर सुनवाई करें और वो व्यक्ति नहीं आ सकता, ये तो देखिए इम्प्रॉबेबल है ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में प्रीति जी, इन्वेस्टिगेशन में कई जगहों पर जो मौकाए वारदात होता है, जो बैंक है, यहाँ के ऑफिसर्स हैं, उनको फेस टू फेस कैसे पूछताछ करा पाएंगे? अब यहाँ से अधिकारियों को उठा के ले जाएंगे क्योंकि मेहुल चौकसी साहब सिर्फ एंटीगा में मिलेंगे। आपको भी तो पूरी कॉम्प्लेक्सिटी समझनी पड़ेगी ना। इन द कोविड वर्ल्ड आपको मालूम है कि अभी जूम बूम सब कुछ है, कोविड तो अभी चल रहा है, वो भी मालूम है कि व्हाट हैज हैपेंड, माय हस्बैंड फियर्स फॉर हिज लाइफ आल्सो, और आपको उनका देखिए उनकी हालत क्या बना दी है, और आपको लगता है कि इंडिया में आके उनको कुछ ही शुड नॉट फियर फॉर हिज लाइफ। फियर फॉर हिज लाइफ तो उसके लिए तो तमाम तरीके हैं। जब एजेंसियां टेक ओवर करेंगी तो उनकी जवाबदेही होगी। जब एजेंसियां टेक ओवर करेंगी तो उनकी जवाबदेही होगी। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, इंसाफ को रोका जाए। मुझे ये बताइए कि आज कोर्ट में जो वहां पर सुनवाई हो रही है, आप लोगों का पक्ष कौन रख रहा है? जो उनके लॉयर्स है वो। और उनकी मेन दलील यही है कि वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, भारत इसमें पक्ष नहीं है, तो हमें डिपोर्ट मत कीजिए। तो दैट इज अ फैक्ट। बट वो तो सिटीजन है ना इंडिया का, उनके तो पैन कार्ड से लेकर तमाम पेपर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग ने चेंज किया होगा तो मे बी उनके आधार कार्ड आपका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया।
आधार कार्ड से लेकर तमाम पेपर्स, पैन कार्ड लेकर वहाँ एजेंसियां पहुंची हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपने चेंज किया है। देखिए, एजेंसियां अगर उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ प्रोड्यूस करके कह रही हैं कि इंडिया में क्रिमिनल चार्जेस हैं इनके खिलाफ, वहां की सुनवाई के लिए आप इन्हें हमें सुपुर्द कीजिए, तो ये तो एक फेयर तरीका होगा ना। सिर्फ एक व्यक्ति और उसके हेल्थ को लेकर पूरा का पूरा जस्टिस आप सोचिए कि ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है 2018 से। आई बिलीव कि उससे पहले फर्स्टली वी शुड बी इन्वेस्टिगेटिंग द किडनैपिंग एंड किसने किडनैपिंग करवाया। क्या इशारा कर रही हैं आप मेरे को बताइए, किसने करवाया और बोट कहाँ है, जीपीएस क्यों ऑफ है, क्रू मेंबर्स कहाँ है, सबका दूध का दूध पानी का पानी। लोन लेते समय हिंदुस्तान के नागरिक, लेकिन भाग के चले गए हैं तो कोरोना की दुहाई देकर अब तो हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं। अपनी जान की बात जरूर की, लेकिन यह बात नहीं की कि पीएनबी घोटाले की वजह से जिन लोगों की जिंदगी दूभर हो गई है उनका जवाबदेह कौन होगा। डोमिनिका की सरकार भारत के पक्ष का समर्थन कर रही है, इससे कोर्ट में भारत की दलीलें और मजबूत होंगी। अब कोर्ट को फैसला करना है कि वो मेहुल चोकसी का क्या करेगी। इसमें 3 रास्ते दिख रहे हैं। एक तो अवैध एंट्री के मामले में चोकसी को डोमिनिका में ही सजा हो, वहीं पर वो सजा काटे। दूसरा रास्ता यह कि डोमिनिका से चोकसी को एंटीगा डिपोर्ट कर दिया जाए, जहां का वो नागरिक बताया जा रहा है। और तीसरा रास्ता है कि चोकसी को भारत के हवाले कर दिया जाए, जहां पर उस पर आपराधिक मामला है। चोकसी को देश वापस लाने पर भारत की दलीलों को मजबूती 5 बातों से मिलती है। पहली बात, मेहुल चोकसी अब भी भारत का नागरिक है। दूसरी बात, वो एंटीगा का नागरिक होने का दावा करके भारत से बच नहीं सकता, क्योंकि भारत के कानून में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तीसरी बात यह कि चोकसी ने भारत की नागरिकता सरेंडर करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। चौथी बात यह कि वो घोटालेबाज है, 2018 से भगोड़ा है, भारत में वांटेड अपराधी है। पांचवी बड़ी बात यह है कि चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है। मेहुल चोकसी जिस तरह से पिछले 3 साल से बच रहा था, उसमें चोकसी को कानूनी चक्रव्यूह में घेरना आसान नहीं था। लेकिन भारत को इस बार बड़ा मौका मिला है और इस मौके पर उसने चोकसी की हर तरफ से घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ मेहुल चोकसी, उसका पैसा, पावर और तिकड़म, जिसके दम पर वो 3 साल से बचता रहा, और दूसरी तरफ भारतीय एजेंसियां जो 3 साल से मेहुल चोकसी की हर चाल देख रही थी, हर चाल का तोड़ निकालने की तैयारी कर रही थी। एक बड़े मौके की तलाश। मेहुल चोकसी पर यह बड़ा मौका मिल गया जब वो 23 मई को एंटीगा से लापता हुआ और 2 दिन बाद 25 मई की शाम को चोकसी एक दूसरे देश डोमिनिका में, चोकसी का डोमिनिका में मिलना, ये उसे भारत लाने का सुनहरा मौका था, क्योंकि उसके पास एंटीगा की नागरिकता है और डोमिनिका में वो अवैध रूप से घुसा। एंटीगा ने यह कह दिया कि वो मेहुल चोकसी को वापस लेना नहीं चाहते। चोकसी के पास डोमिनिका की नागरिकता नहीं है, इसीलिए वो अवैध रूप से वहां रह नहीं सकता। तीसरा विकल्प भारत ही बचता है। Our specific request to the government of Dominica is to have Mr. Chokshi deported and be repatriated directly to India, not to send him back to Antigua and Barbuda where he's a citizen, and one in which he will enjoy certain constitutional and legal protection. चोकसी की इस घेराबंदी के साथ ही भारतीय एजेंसियां सुपर एक्टिव हो गईं। जैसे ही चोकसी के डोमिनिका में पकड़े जाने की बात पता चली, जैसे ही उसका मामला डोमिनिका कोर्ट में पहुंचा, तत्काल एक विशेष विमान कतर से डोमिनिका भेजा गया, जिसमें चोकसी से जुड़े दस्तावेज थे और जिन दस्तावेजों के जरिए डोमिनिका की कोर्ट में ये साबित किया जाना था कि मेहुल चोकसी भारत से भागा हुआ है, वो अभी भी भारत का नागरिक है और उसके गुनाहों का भारत में हिसाब किताब किया जाना बाकी है, इसीलिए उसे भारत को सौंप देना चाहिए। इस बीच भारतीय एजेंसियों की एक स्पेशल टीम भी मिशन मेहुल चोकसी के लिए डोमिनिका पहुंच गई, जिससे चोकसी को भारत लाने की किसी भी रुकावट को दूर किया जाए। डोमिनिका गई 8 सदस्यीय स्पेशल टीम में सीबीआई के 2 अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारी और सीआरपीएफ के लोग थे। चोकसी को वापस लाने के इस मिशन की अगुवाई शारदा राउत को दी गई, जो बैंकिंग फ्रॉड्स के मामले देखने वाली सीबीआई टीम की हेड हैं और जो 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले की जांच अधिकारी भी हैं। वो इस घोटाले की एक-एक परत जानती हैं, जिसमें चोकसी के हर गुनाह का उन्हें पता है। स्पेशल टीम ने डोमिनिका के सरकारी अधिकारियों से कई मीटिंग्स की और ये सुनिश्चित किया कि चोकसी के मामले में भारत का केस
डोमिनिका की कोर्ट में मजबूती से रखा जाए और चौकसी को भारत भेजने के दावे को मजबूत करने के लिए उसकी आपराधिक गतिविधियों का एक एक ब्यौरा दस्तावेजी सबूत के तौर पर रखा जाए। इसके अलावा नागरिकता से जुड़े दस्तावेज भी दिए गए, जिसके आधार पर यह साबित होता है कि चौकसी अभी भी भारत का नागरिक है। उसने नागरिकता सरेंडर करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तीसरी बड़ी बात ये कि मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है। 2018 से वो भगोड़ा है, भारत में वांटेड अपराधी है, इसीलिए उसे भारत को भेजा जाना चाहिए, फिर चाहे वो कहीं का भी नागरिक क्यों ना। इन्हीं आधार पर मेहुल चौकसी की डोमिनिका से कानूनी घेराबंदी की गई कि वो कानूनी दांव पेचों का सहारा लेकर भारत से न बच पाए और उसका केस डोमिनिका में कानूनी पचड़े में न फंसे। गीता मोहन और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। मेहुल चौकसी की ताकत को इस तरह से समझिए कि दो देशों को उसने राजनीति में उलझा दिया और इस राजनीति में ही उसने भारत से बचने के रास्ते बनाने शुरू कर दिए, और वो भी तब जब वो डोमिनिका की जेल में बंद है। चौकसी के इस पावर गेम के बारे में भी जानना जरूरी है। भारत से बचने के लिए भगोड़े मेहुल चौकसी ने क्या क्या नहीं किया। चौकसी के इसी खेल में दो देशों के अंदर राजनीतिक जंग तक छिड़ गई। पहले एंटीगा के विपक्ष ने वहां की सरकार पर हमला बोला कि वो नागरिक के तौर पर चौकसी के अधिकारों की अनदेखी कर रही है, तो एंटीगा की सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगा दिए कि उसने चौकसी से पैसे लिए। उधर डोमिनिका के विपक्ष ने वहां की सरकार के प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया कि चौकसी के साथ साजिश हुई और सरकार इस साजिश में शामिल है। लेकिन विपक्ष पर यह आरोप लग गए, उसे चौकसी ने घूस दी। इस पर डोमिनिका में ऐसी खबरें आई कि वहां विपक्ष के नेता लेनॉक्स लिंटन से मेहुल चौकसी के बड़े भाई ने 30 मई को मुलाकात की थी। इस मुलाकात पर यह दावा किया गया कि मेहुल चौकसी के भाई चेतन चौकसी ने डोमिनिका में विपक्ष के नेता को यह ऑफर दिया कि अगर विपक्ष चौकसी का मामला दबाने में मदद करेगा तो उसे चुनाव में चंदा दिया जाएगा। इसमें $2 लाख की टोकन मनी देने की भी बात है। लेकिन चौकसी के भाई से मुलाकात करने और रकम लेने के दावे को डोमिनिका में विपक्ष के नेता लेनॉक्स लिंटन ने झूठ और बेबुनियाद बताया और इसे एंटीगा और डोमिनिका दोनों सरकारों की साजिशों का हिस्सा बताया। I do not know Chetan Chokshi. I have never seen him. I have never spoken to him. I have never met with him. The article says I met with him on the 30th of May in Marigot. I was not in Marigot on the 30th of May. I was in Marigot on the 29th of May. I have never, ever received any money from Chetan Chokshi or anyone else for favors or to do or not to do anything or to promise to do or not to do anything. This is a total and absolute lie. एंटीगा से डोमिनिका तक मेहुल चौकसी के नाम पर ये राजनीतिक जंग तब से चल रही है जब से मेहुल चौकसी एंटीगा से गायब होकर डोमिनिका में पकड़ा गया था। तब एंटीगा के पीएम ने कहा था कि मेहुल चौकसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक ट्रिप पर डोमिनिका गया था और इसी चक्कर में वो पकड़ा गया। The information that we're getting now is that he may have taken his girlfriend to Dominica, probably to dinner to have a good time and so on, and got caught. Now that would have been a monumental error. लेकिन डोमिनिका में विपक्ष ने ये कह दिया कि बिना जरूरी कागजात के कैसे चौकसी डोमिनिका आ गया और सरकार को हर बात की जानकारी थी। चौकसी के वकीलों की तरफ से भी कहा गया कि उसे जबरन डोमिनिका लाया गया। एक महिला थी जो उनके पड़ोस में आकर रहती थी और फिर उन्होंने शिफ्ट कर लिया था, तो उनकी फैमिली में भी आना जाना था। कोई ये गर्लफ्रेंड तो वर्ड यूज कर दिया जाता है थोड़ी सी स्टोरी को स्पाइसी बनाने के लिए, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके घर आना जाना था, उनकी फैमिली में आना जाना था, तो इवनिंग में वॉक पे मिल जाते थे दोनों आपस में। तो जो है इन्होंने, वो लेडी पहले शिफ्ट हुई थी और जो पूरा पता चल रहा है कि वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। तो इनको ट्रैप करने के लिए वो लेडी को सीड किया गया था, प्लांट किया गया था। 29 मई को डोमिनिका से मेहुल चौकसी की पहली फोटो आई थी जिसमें वो सलाखों के पीछे दिख रहा था। एक आंख लाल थी, आंखों में सूजन थी, हाथ में चोटों के निशान थे। इसके बाद ये आरोप लगे कि चौकसी को टॉर्चर किया गया। डोमिनिका के विपक्ष ने इसकी जांच की मांग की। एंटीगा के विपक्ष ने नागरिक के तौर पर चौकसी के अधिकारों की बात की और उधर डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले मेहुल चौकसी की पत्नी भी सामने आ गई और ये कहा कि उसके पति को प्रताड़ित किया गया है। को इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए गए हैं, सिर्फ मारपीट नहीं है।
जी। आप समझिए ये टॉर्चर था जी। और एक इतने इंडियंस इन्वॉल्व है जी, आपको नहीं आशंका होती है कि कुछ है नहीं करेक्ट? और दूसरा क्यों यहाँ उनके साथ ऐसा किया गया? वो नीड्स है, उनको कोई जरूरत नहीं थी कैंटीका से जाए। ये और बताइए प्रीति जी कि जिस महिला का जिक्र हो रहा है और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, क्या ये वही है? जो लोग ने ये महिला को देखा है वो लोग बोलते हैं कि ये पिक्चर्स और ही किसी का है। वो महिला का पिक्चर पुलिस के पास है जो एक्चुअल महिला है। आपकी बातचीत हुई है उस महिला से फिर? क्योंकि बताया जा रहा है कि पारिवारिक मित्र थी। मिली नहीं हूँ मैं, कभी मैं नहीं मिली। पारिवारिक में उनके फ्रेंड्स और स्टाफ और वो है, वो लोग मिले हैं। घोटालेबाज मेहुल चौकसी की पत्नी ने यह भी दावा किया कि जिस मिस्ट्री गर्ल बारबरा को मेहुल चौकसी के साथ बताया गया, लेकिन ये बारबरा वो नहीं है जिसकी तस्वीरें वायरल हुई है। गीता मोहन के साथ आज तक केंद्र सरकार ने फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन के भारत में स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है, जिसके लिए इन कंपनियों को 2 प्रकार के डिस्काउंट देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अब फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन को भारत में ब्रिजिंग ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की ड्रग नियामक संस्था यानी डीसीजीए ने इन वैक्सीन्स के भारत में अलग से ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है। फाइजर और मॉडर्ना को दूसरा डिस्काउंट इंडेमनिटी अगेंस्ट लायबिलिटी के रूप में मिला है, जिसका मतलब यह है कि सरकार से इन कंपनियों को क्षतिपूर्ति के दायित्व से छूट मिलेगी। सूत्रों की माने तो सरकार इस बात पर राजी हो गई है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट होने पर कंपनी की कोई जवाबदेही नहीं होगी। भारत में इस समय वैक्सीन की भारी किल्लत है। अभी मुख्य रूप से कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस की स्पुतनिक वी भी अब कुछ इस्तेमाल होने लगी है, लेकिन भारत की कोशिश मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियों की वैक्सीन भारत में लाने की है। सूत्रों के अनुसार फाइजर और मॉडर्ना की तरह अन्य विदेशी कंपनियों की वैक्सीन को भी ये छूट दी जा सकती है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इतना सब करने के बावजूद ऐसा नहीं है कि भारत में फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन के आने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। भारत में कोरोना को हराने के लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन, और इसके लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन। यही वजह है कि भारत सरकार ने अब यू टर्न लिया है। तो अब पहला सवाल तो यही है कि जो शर्तें पहले सरकार ने नामंजूर कर दी थी वो अब मान ली गई, तो आखिर क्यों? भारत सरकार का दावा है कि दिसंबर 2021 तक 108 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी जाएंगी। इसके लिए अगस्त से हर दिन 1 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जुलाई में 12 करोड़ वैक्सीन डोज राज्यों को दी जाएंगी। जानकार मानते हैं कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियों को छूट देना देश की जरूरत भी है और मजबूरी भी। I haven't had the benefit to read any contract that they may have proposed or signed, but I can only assume what it means is that they are coming here with inadequate steps having been taken that would normally been taken for approval, because it's an emergency situation. Emergency approvals are being given. वैसे भारत ने जो छूट दी है वो छूट फाइजर जैसी कंपनियों को अन्य देशों में भी हासिल है। यहां तक कि अमेरिका में भी फाइजर के साइड इफेक्ट्स पर कंपनी का कोई दायित्व नहीं है। अगर वैक्सीन से कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या उसकी मौत हो जाती है तो कंपनी को जुर्माना देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन भारत में अभी तक किसी वैक्सीन को यह छूट हासिल नहीं थी। जब देश में वैक्सीन की भारी कमी हो तो कुछ नियमों में छूट दी जा सकती है। वैसे भी ये ऐसा वक्त है जब देश को वैक्सीन की सख्त जरूरत है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक फाइजर से भारत सरकार की बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक भारत को फाइजर कंपनी ने जुलाई और अगस्त के दौरान 5 करोड़ वैक्सीन डोज देने की हामी भर दी है, जबकि मॉडर्ना ने कहा है कि वो 2022 यानी अगले साल से ही भारत को वैक्सीन सप्लाई कर पाएगा। हालांकि अभी तक दोनों ही कंपनियों के साथ भारत सरकार की कोई आधिकारिक डील नहीं हुई। एक स्टेटमेंट में फाइजर इंडिया ने आज तक से ये कहा है कि फाइजर महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई का समर्थन करने और देश में उपयोग के लिए फाइजर कोविड-19 वैक्सीन
उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए प्रतिबद्ध है। ये सरकार के साथ चल रही चर्चा है, इसलिए हम और अधिक पुष्टि करने में असमर्थ हैं। जैसे कि हमने हमेशा बनाए रखा है, इस महामारी चरण के दौरान दुनिया भर में फाइजर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों में तैनाती के लिए केवल केंद्र सरकारों और सुपर नेशनल संगठनों के कोविड-19 वैक्सीन के आपूर्ति करेगा। एक देश के भीतर खुराक और वैक्सीनेशन योजना की प्लानिंग स्थानीय सरकारों की जिम्मेवारी है, ये उनका निर्णय है। सरकार ने फाइजर मॉडर्ना की शर्तें मानकर इन वैक्सीन्स के भारत में आने का रास्ता जरूर खोल दिया है, लेकिन अगर ये विदेशी वैक्सीन भारत में आ भी गईं, तो उनके ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का इंतजाम करना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। फाइजर वैक्सीन को -70 से 80 डिग्री तापमान में ट्रांसपोर्ट किया जाना जरूरी है। इसी तरह मॉडर्ना की वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए -20 डिग्री की आवश्यकता है। साधारण फ्रिज के तापमान में यह वैक्सीन 24 से 48 घंटों में खराब हो जाती है। जाहिर है, फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के लिए भारत में अल्ट्रा कोल्ड चेन की जरूरत होगी। यह भी एक वजह थी कि इन दोनों वैक्सीन को अब तक भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली थी। लेकिन कई जानकार कह रहे हैं कि अगर ये अब हो सकता है तो पहले क्यों नहीं हुआ। After Pfizer and Moderna mRNA vaccines were approved for emergency use by the US FDA last year, we should have ordered at least 500 million doses from them. Considering that the US, UK and the others were having their second waves during January to March, we should have anticipated the same happening here a little later. We should have capitalized on the large manufacturing capacity of vaccines that India has and finalized the deals with these companies to manufacture their vaccines in India. All this should have happened 4 or 5 months ago so that we could be using those vaccines now and seeing the pandemic through by September, October 21. फाइजर और मॉडर्ना कंपनी की शर्तें मानकर भारत सरकार ने अपनी तरफ से पहल कर दी है, लेकिन अभी भी रास्ता लंबा तय करना है। लेकिन ये तो कंपनियों को ही तय करना है कि वो भारत में कब तक वैक्सीन देती हैं और कितनी वैक्सीन देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन वैक्सीन्स को लगाने का प्लान क्या होगा। भारत सरकार के सूत्रों की माने तो फाइजर की वैक्सीन महंगी भी होगी और इसे -80 डिग्री के नीचे भी स्टोर करना पड़ेगा। इसीलिए शायद केंद्र सरकार इसकी प्रोक्योरमेंट कम देखेगी और ज्यादा प्रोक्योरमेंट राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को दे दी जाएगी। फाइजर की वैक्सीन महंगी होने के कारण और इसकी लॉजिस्टिकल स्टोरेज प्रॉब्लम्स की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में ये वैक्सीन देना मुश्किल भी होगा और इसीलिए भारत सरकार का फिलहाल भारतीय उत्पादन कंपनियों पर वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने का ज्यादा जोर है, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, जाइडस कैडिला और स्पुतनिक वी बनाने वाली डॉक्टर रेड्डीज और अन्य 5 कंपनियों पर ज्यादा उत्पादन करने का जोर भारत सरकार लगा रही है ताकि भारत की वैक्सीनेशन ड्राइव में थोड़ी सी तेजी और जल्दी आ सके। स्नेहा मोरतानी के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक। फाइजर और मॉडर्ना को डिस्काउंट देने के पीछे सिर्फ वैक्सीन की कमी ही वजह नहीं है, बल्कि एक वजह यह भी है कि इन दोनों वैक्सीन्स को कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। दुनिया भर में लग रही कोरोना वैक्सीन्स में फाइजर का एफिकेसी रेट सबसे ज्यादा 95% है, जबकि मॉडर्ना का एफिकेसी रेट 94.1% तक माना जा रहा है। फाइजर और मॉडर्ना दोनों ही अमेरिकी कंपनियां हैं और एक अच्छी बात यह है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इन दोनों वैक्सीन्स के भारत में पाए गए कोरोना वेरिएंट्स पर प्रभावी होने के दावे किए हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार भारत में कहर ढाने वाले कोरोना वायरस के दोनों वेरिएंट B1617 और B16172 के खिलाफ ये दोनों वैक्सीन पूरी तरह कारगर हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वैक्सीन B1617 वेरिएंट के प्रभाव को 4 गुना कम कर देती हैं, जबकि दूसरे वेरिएंट के खिलाफ 3 गुना तक असरदार है। रिसर्च के अनुसार ये दोनों वैक्सीन म्यूटेशन के खतरे के बाद भी भारत में मिले कोरोना वेरिएंट्स के स्पाइक प्रोटीन को खत्म करने में सक्षम है। इन दोनों वैक्सीन्स को WHO से मान्यता भी मिली हुई है और अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन समेत कई देशों में ये दोनों वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं। इस आधार पर विशेषज्ञ दोनों वैक्सीन्स को भारत में ट्रायल से मिली छूट का समर्थन भी दे रहे हैं। भारत में अभी हमें तेजी से वैक्सीनेशन करने की जरूरत है और ये वैक्सीनेशन के लिए तरह तरह के वैक्सीन
की ज़रूरत भी पड़ेगी। और विदेश में जो वैक्सीन बनाते हैं वो फाइज़र मॉडर्ना जैसे वैक्सीन भी अगर हमें मिला तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उतना वैरायटी और उतना नंबर्स हमें मिलेगा। और ये फाइज़र और मॉडर्ना के वैक्सीन जो है वो 6 महीने से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनसे, और बहुत सारे लोगों को वो वैक्सीनेशन लगाए हैं और उनमें से कॉम्प्लिकेशन तो बहुत बहुत कम है। ये दोनों बहुत सेफ वैक्सीन है, जैसे ही भारत के वैक्सीन भी बहुत सेफ हैं। इसलिए से ये इंडेमनिटी की बात जो है वो जैसे वैक्सीन देश कंट्री में जब डील किया जाता है तो इंडेमनिटी तो की ज़रूरत है ये कंपनी के लिए, वो एक नेसेसिटी है वो कंपनी के लिए। और अभी ये 6 मंथ्स का सेफ्टी डेटा उसका सपोर्ट भी करता है। एज ए कंट्री हमारी आवश्यकता ये है कि हमारे लोगों को वैक्सीन मिलना चाहिए, और जितना ही तेज़ी से वो मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है। और ये भी मानना पड़ेगा कि ये दोनों वैक्सीन या फाइज़र या मॉडर्ना तो उनके फेज 3 ट्रायल तो पब्लिश हैं। ये पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार WHO ने उनको अप्रूवल किया है, और उसके कारण दूसरे ट्रायल भारत में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका प्रूफ अभी हमारे पास है, और नॉट ओनली एफिकेसी बट ऑल्सो सेफ्टी। हम जानते हैं कि दोनों वैक्सीन बढ़िया वैक्सीन है और सुरक्षित भी। मॉडर्ना और फाइजर के वैक्सीन को छूट देने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि इससे वैक्सीन की कमी दूर होगी और वैक्सीनेशन ड्राइव को रफ्तार मिलेगी। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि रूस की स्पुतनिक वी के अलावा किसी विदेशी वैक्सीन कंपनी से भारत सरकार अभी तक कोई डील लॉक नहीं कर पाई है। इस वजह से वैक्सीन और वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है कि जब वैक्सीन ही नहीं है तो 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान क्यों किया गया। जस्टिस विपिन संघी ने कहा कि वैक्सीन संकट के समय में अगर चुनाव किया जाए तो हमें युवाओं को चुनना चाहिए। जस्टिस विपिन संघी ने कहा कि वो वैक्सीन पॉलिसी को समझ नहीं पा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 35,000 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल 18 से 44 साल की आबादी को फ्री वैक्सीन देने में इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता। जाहिर है जब अदालतों को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ रही है तो सवाल उठते हैं। भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को दोबारा पटरी पर लाने के लिए सरकारी प्रयासों में तेजी की आवश्यकता है। केंद्र सरकार इसी कोशिश में जुटी हुई है। 135 करोड़ के देश भारत में कोरोना से लड़ाई कभी आसान नहीं रही, लेकिन हमारे देश के कुछ हिस्सों ने कोरोना से ऐसी लड़ाई लड़ी है कि उसकी मिसाल दी जाने लगी। इन्हीं में से एक है मुंबई का धारावी। धारावी में 2.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तकरीबन 8 लाख की आबादी रहती है। ऐसे में वहां कोरोना रोकना आसान नहीं था। कोरोना की दस्तक के साथ एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती धारावी को लेकर कैसी दहशत फैली होगी। इसे ऐसे समझिए कि धारावी में छोटे छोटे कमरों में आमतौर पर 8 से 10 लोग रहते हैं। धारावी का हाल यह है कि वहां 5,000 जीएसटी भरने वाले एंटरप्राइज हैं और 15,000 एक कमरे वाली फैक्ट्रियां हैं। जाहिर तौर पर धारावी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन वहां शुरू से ही 4T मॉडल यानी ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग पर जोर दिया गया। बीएमसी के अनुसार धारावी में कोरोना के कम केस होने के बावजूद बिल्कुल ढील नहीं दी गई। हालांकि अभी भी वहां कम वैक्सीनेशन चैलेंज बना हुआ है, लेकिन धारावी मॉडल जरूर राहत देता है। 2020 और 2021 में धारावी में कैसे कोरोना को काबू में किया गया, इस धारावी मॉडल पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। धारावी ने एक बार फिर कर दिखाया है। सोमवार को धारावी में कोरोना के बस 2 ही केस आए हैं। ये 11 फरवरी से अब तक का सबसे छोटा आंकड़ा है, जो कोरोना की दूसरी लहर में सबसे कम है। पिछले साल मई का महीना धारावी के लिए सबसे डरावना था। मई 2020 में जब धारावी में कोरोना की पहली लहर पीक पर थी, धारावी में घुसने से डर लगता था। तब हमने आपको धारावी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। वहां पहुंचकर धारावी के अंदर उस कोविड केयर सेंटर में गए थे जो कोरोना की मरीजों से भरा हुआ था। धारावी में 3 आइसोलेशन सेंटर खोले गए थे, जहां हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स आदि को लाया जाता था। ये पूरा स्कूल है, इसमें 10-15 स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है छोटे छोटे। कोई मराठी मीडियम है, कोई उर्दू मीडियम है, कोई इंग्लिश मीडियम है, तमिल मीडियम है, ऐसे छोटे छोटे काफी स्कूल्स है ये बड़ा सा कैंपस में। तो ये स्कूल को अभी कन्वर्ट किया गया है। अब आते हैं मई 2021 पर। तीनों आइसोलेशन सेंटर अब बंद कर दिए गए हैं और कोविड केयर सेंटर को वैक्सीनेशन सेंटर में बदल दिया गया है। ये खबर ही अपने आप में बहुत सुकून देने वाली है। जब धारावी कोरोना की पहली लहर से जूझ रहा था, यहाँ डर का माहौल पाया गया था। बीएमसी कर्मचारी घूम घूम कर लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे थे। लोगों के काम धंधे, दुकानें बंद थी, पर अब दुकानें खुली है।
कोरोना का खौफ कम हुआ है। मई 2020 और मई 2021 का अंतर साफ नजर आ रहा है। अवेयरनेस एंड सेकेंडली कि लोगों में डर जो था पहले वो नहीं है, बट लोग पैनिक नहीं हो रहे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। धारावी में इस साल 5 महीने में 3011 केस निकले हैं। जनवरी में 117, फरवरी में 157, मार्च में 829, अप्रैल में 1531 और मई में 377 केस मिले, जबकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 42,000 लोगों की गई। वहीं 1 मई को धारावी में करीब 1000 एक्टिव केस थे। 10 मई से धारावी में केस कम आना शुरू हो गया। 26 मई को भी मात्र 3 केस रह गए थे। धारावी ने कोरोना की पहली लहर का कोहराम भी देखा, फिर उसे काबू होते भी देखा। पिछले साल मई में 1402, जुलाई में 288, सितंबर में 401, नवंबर में 145 और दिसंबर में 119 केस दर्ज हुए थे। पिछले साल मई में प्रवासी कर्मचारी अपने घरों को लौट रहे थे। जो नहीं जा पाए वो डरे हुए थे, काम धाम नहीं था। धारावी में मशीनों का शोर शांत हो गया था। अब मई 2021 में कुछ बदला हुआ है। अब प्रवासी घर लौट रहे हैं। हालांकि पुराने दिन पूरी तरह नहीं लौटे हैं, लेकिन काम शुरू हो गया है। बंद हुआ था पिछले साल? बंद था, 6-7 महीना बंद था। अच्छा, कितने मजदूर काम करते थे? 12 लोग थे अभी, लेकिन है 5 लोग। तो सब लोग वापस चले गए थे क्या? सब वापस चले गए थे। और लाए कैसे फिर इनको? पैसा भेज के खर्चा पानी दे देगा, कैसे भी करके लाए। अच्छा, लेकिन आपके आसपास के धंधे वाले देख रहे हैं। मई 2020 में धारावी में 6 हेल्थ पोस्ट बनाए गए थे। उसमें आशा वर्कर काम करती थी। उनका काम था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का। धारावी में जैसे ही कोरोना का नया केस आता था, आशा वर्कर उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती थी। एक मरीज के पीछे आशा वर्कर सैकड़ों लोगों को ट्रेस करते थे। साल 2021 में आए तो हेल्थ पोस्ट धारावी में अब नहीं रहा है। यहाँ आशा वर्कर अब भी है, पर अब ये लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं करते। अब वो अपने रूटीन काम करने में लगे हैं। हेल्थ पोस्ट में बच्चों के टीके लगने का काम शुरू हो गया है। धारावी में केस कम होने की वजह यह भी है कि लोग अब समझ चुके हैं कि कोरोना कितना घातक हो सकता है। लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं थी। एक बात और अच्छी थी कि पिछले साल हुए सीरो सर्वे में 57% लोगों में एंटीबॉडी पाए गए थे। मगर अब उस कवच की अपनी समय सीमा है। अब जरूरत है वैक्सीन की। वो धारावी की आबादी के हिसाब से बहुत ही कम हुआ है। अब धारावी के अंदर वैक्सीन के लिए 3 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन करीब 8 लाख की आबादी वाले धारावी में पिछले 2 महीने में महज 19,638 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वैसे तो पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में वैक्सीन की भयंकर कमी है, पर धारावी में इतना कम वैक्सीनेशन होने के पीछे एक वजह लोगों में वैक्सीन के प्रति हिचक भी है। मैंने तो आज तक नहीं लगवाया। लगाएंगे? क्या करूँ, वैसे तंदुरुस्त हूँ मैं, अच्छा हूँ। लगाना लोगों में कुछ डर नहीं था, लेकिन अभी जो माहौल था तो उस हिसाब से जो वैक्सीन अभी लोगों ने लिया, लाइन लंबी कतारें लग गई, लोग भाग रहे वैक्सीन के लिए। नहीं लगाए अभी तक, तो फिलहाल तो लगाएंगे। हाँ, नुकसान तो हुआ है हमारे घर में, एक जन को डेट हो गई। हाँ, इसके लिए नहीं लगाए। शुरुआत में तो 100 हमको बेनिफिशरीज करना था, तो रिस्पांस बहुत कम था, हार्डली 25-30 होता था। लेकिन अभी हमने जो कोशिश किया है घर घर जाके लोगों को, जो बेनिफिशरीज है उनको अपॉइंटमेंट देके खुद बुला के लाना, तो अभी 100 आउट ऑफ 100 हो रहा है। अभी वैक्सीन के लिए प्रतिशत मिल रहा है। कोविड की पहली लहर ने मुंबई के घने आबादी वाले और झुग्गी झोपड़ियों वाले धारावी जैसे इलाकों में कहर बरपाया था। दूसरी लहर का असर हाईराइज बिल्डिंग्स में, ऊंची इमारतों में देखा गया। लेकिन तीसरी लहर कहां पर किस तरीके से असर करेगी, इसका अंदाजा अभी तक किसी को नहीं लग पाया है। उस पर उपाय सिर्फ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन ही कहा जा रहा है। अब मुंबई महानगर पालिका यह वैक्सीनेशन किस तरीके से करती है, उस पर ही तीसरी लहर का भविष्य निर्भर होगा। कैमरामैन वैभव कंगुटकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।